हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हमारे चैनल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील में अभी फिलहाल जो एग्जाम हुआ था, वहाँ पे इंटरव्यू में माइनिंग मेट और माइनिंग फॉर्म के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे एक कैंडिडेट गए हुए थे, शुभम कुमार जी। उन्हें क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, आइए उनसे हम डायरेक्ट पूछते हैं क्या क्या क्वेश्चन उनको पूछा गया था। शुभम कुमार जी, हमारे चैनल को आपको मैं स्वागत करता हूँ। आपने जी जो सर। हमें बताए थे कि सर टाटा स्टील में हम लोगों को ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया था, और जो क्वेश्चंस आपको पूछा गया था वो क्वेश्चंस क्या क्या आपको पूछा गया था, बताओ। सर, फार्स्टली क्वेश्चन पूछा गया था बेंच पैरामीटर 106 में बारे में बोलो, और माइनिंग रूल एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर फोरमैन एंड माइनिंग मेट एंड ब्लास्टर रेगुलेशन 46, 47, 48 के बारे में पूछा गया था, और डॉम सेफ्टी, ऑल लोड सेफ्टी, HEMM सेफ्टी, ओके। SOP सेफ्टी एंड फीचर्स, फाइन सेफ्टी, सर इसी के बारे में, और फास्ट एड के बारे में पूछा गया था। ओके, आपने किस जी टाइप का सर। आंसर दिया था? सर, मैं जैसे पता था, मेरे ये में मतलब सत्रह रुपये उनको जो बोला गया, मेरे को जितना पता था उस ऐसे ही मैं ओके। उनको बताया। ओके, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे आपने जो जो क्वेश्चंस आपने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, जो हमें जी बताया सर। हुआ है, जो आपको क्वेश्चन जी पूछा सर। गया था, उस क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे। आपको किस तरह से, किस ढंग से बोलना है, उसी के ऊपर अभी जी हम सर। चर्चा करेंगे। ओके। जी सर। जी सर। आइए, हमने जो अभी तैयारी किया है उसी को अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके। आप सभी ने भी सुने शुभम कुमार जी को क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो किस तरह से आंसर वहाँ पे दिए हुए थे। उनका रिक्वेस्ट था तरह हमें जो जो क्वेश्चंस पूछा गया है उस क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में इस पर्पज के लिए बनाया। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस उनको पूछा गया था उनको पार्ट 2 वीडियो हमने किया, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे क्या टॉपिक। पहला टॉपिक ये है ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग फॉरमैन। एक माइनिंग फॉरमैन का ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उनका रिक्वेस्ट के तहत पे मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, उनको क्या पूछा गया था, एक माइनिंग फॉरमैन का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है बताओ। ठीक है, ये जो बताया उनको, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये उतना क्लियर नहीं बोल पाए थे। ठीक है, तो आपको हमेशा ये एक ध्यान रखना है, जब भी आपको आंसर देना है ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये पहले आपको जानकारी हासिल करना बहुत ही आवश्यक है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया है ड्यूटी इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग फॉरमैन, तो ये सीधा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, MMR 1961। ठीक है, MMR 1961 से यानी रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, कितने नंबर रेगुलेशन से आया है अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, देखिए फॉरमैन की ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन 46 के ऊपर आता है। फॉरमैन का ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है रेगुलेशन नंबर 46 के अंतर्गत में आता है। यही पॉइंट आपको सबसे पहले बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखिए जो उनका ऊपर अधिकारी जो होते हैं, उनका जो ऊपर अधिकारी कौन कौन है, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, ये जो होते हैं वो जो काम बताए हैं उनका खादान में, उनका जो काम उनको दिए गए हैं, उनका जो एरिया दिए हैं उस कार्य को देखभाल करने के लिए, अगर वहां पर उस जो कार्य होता है उसको कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए जो उनको जिम्मेदारी दिया गया है, वो जो बोलेंगे उन्हीं का बोले हुए इशारा पर ही वो काम करेंगे। ठीक है, उनको जो एरिया दिया जाएगा उस एरिया के लिए खुद चार्ज में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखिए मैनेजर जो बोले होंगे, ठीक है, मैनेजर जो द्वारा दिए गए आदेश का पालन करेंगे। मैनेजर जो आदेश उनको दिए रहेंगे उस आदेश का सभी वो पालन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए ड्यूटी में वो अपने साथ अपने एरिया का नक्शा हमेशा अप टू डेट अपने पास रखेंगे। उनको जिस एरिया मिला है, मान लीजिए ये एरिया, ये माइंस का इस एरिया के फॉरमैन को ड्यूटी दिया गया है। ठीक है, तो उनका जो नक्शा है ना, इस डिस्ट्रिक्ट का जो नक्शा है
वो अपना हमेशा अपने पास ही अपडेट करके रखेंगे। अपने एरिया में रेगुलेशन के अनुसार जांच करेंगे, जो रेगुलेशन 46 को फॉलो करके वो अपना एरिया को जाके इंस्पेक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वो देखें कि उनके अधीन में सभी कॉम्पिटेंट पर्सन सही ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, वो भी ये देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सब क्या कह रहा है देखिए, वो पूरा कोशिश करेंगे कि उनके एरिया में सभी रेगुलेशन के तहत पे कार्य को ऊपर अधिकारी के आदेश के अनुसार सुरक्षा में काम होता रहे, और इनकी पूरी कोशिश होगा। एक फॉरमैन की कोशिश यही होगा कि उनका अंडर में जितने भी पर्सन काम करते हैं, सभी पर्सन जो ऊपर ऑफिसर उनको बताए गए आदेश पर ही काम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी नियम का पालन नहीं कर रहा है, कोई भी नियम को तोड़ रहा है, तो उस खान की फॉरमैन उस व्यक्ति के खान से निकल उस व्यक्ति को खान से निकाल देंगे, और इस बात को लिखित सूचना अपने मैनेजर को देंगे। जब कहीं डेंजर की सूचना पाते हैं, तब उस जगह को तुरंत पहुंचेंगे और फेंसिंग करवाएंगे। जब कहीं भी डेंजर का सूचना मिलता है, तब उस एरिया को जाके पहुंचेंगे और वहां पे फेंसिंग कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वो अपनी पूरा समय काम पर बिताएंगे और हर काम करने की जगह को जितनी बार हो सके उतने बार विजिट करें। यदि खादान लगातार काम चल रहा हो, जैसे कि शिफ्ट वाइज काम चलता रहेगा, जब तक उनका रिलीवर नहीं आ जाते तब तक वो खान से हटेंगे नहीं, अपना कार्यस्थल को छोड़ेंगे नहीं। उनका रिलीवर आने के बाद उनका सारे सभी काम को समझा के अपना फॉरमैन डायरी को भर के और ड्यूटी समाप्त करेंगे। इतना पॉइंट सबको बताना है, ठीक है। जैसे कि हमने पॉइंट सब क्या क्या बताया, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक फॉरमैन का ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो आंसर आपको यही देना है। सर, एक फॉरमैन का ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन 46 के अंतर्गत में आता है। मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर उनको दिए गए डिस्ट्रिक्ट का देखरेख करेंगे, उसमें होने वाले सभी कार्य के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर वहां पर कुछ हो जाता है उसके लिए वो खुद जवाबदार रहेंगे। मैनेजर उनको जो काम दिए होंगे, जो आदेश देंगे, उसको आदेश को पालन करके वो काम करेंगे। ड्यूटी में अपने एरिया का सारे नक्शा वो अपने पास अपडेट करके रखेंगे। अपने एरिया के रेगुलेशन 46 के अंतर्गत तो जांच करेंगे। वो देखेंगे सभी कॉम्पिटेंट पर्सन, उनके अंडर जितने कॉम्पिटेंट पर्सन है सभी सही ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, वो देखेंगे। वो पूरा कोशिश उनका यही रहेगा कि उनका अंडर में जितने भी कॉम्पिटेंट पर्सन या वर्कर्स काम करते हैं, सभी जो उनका उच्च अधिकारी जो बताए गए जो आदेश दे, उनको आदेश के हिसाब से पालन होगी और उसी हिसाब से वो काम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति को कोई भी नियम जब उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को माइनिंग फॉरमैन जो रहेंगे वो खान से निकाल देंगे, और इस बात को लिखित सूचना मैनेजर को दे देंगे। जब डेंजर की कोई सूचना पाते हैं, तब तुरंत उस एरिया को जो पहुंचेंगे और वहां पर फेंसिंग करवाएंगे, किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। वो अपनी पूरा समय, उनका जो जितना समय रहता है माइंस में काम करने के लिए, मान लीजिए 8 घंटा का समय जो उनका मिलता है, तो 8 घंटा पूरा माइंस के में काम में ही वो बिताएंगे। जब तक अगर माइंस लगातार शिफ्ट चलता होगा, ए बी सी करके अगर चलता है, जब तक उनका रिलीवर नहीं आ जाते तब तक वो खान से आएंगे नहीं। उनका रिलीवर आ जाने के बाद वो हो गया, उनको माइनिंग उनका जो रिलीवर आते हैं, रिलीवर आने के बाद उनको सारे काम समझा के अपना ड्यूटी को समाप्त करेंगे। इतना पॉइंट ही आपको बताना है, ठीक है। ये तो बुक्स में है, आप बता दिए, लेकिन वो क्वेश्चन क्या करेंगे फिर से, ये तो बुक्स में है, बुक्स में आपने ये पढ़े पढ़े तो बता दिए, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है वो बता, ठीक है। इस टाइप का जब वो पूछेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन उनको पूछा गया था, बुक्स वाला तो बता, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में एक फॉरमैन का ड्यूटी क्या होता है, जैसे कि वो पहले क्या करते हैं, पहले माइंस पे पहुंचते हैं, ठीक है। माइंस में गेट पे एंट्री हो जाते हैं, वो अपना पंचिंग करते हैं, पंचिंग करने के बाद वो देखते हैं उनका प्रीवियस शिफ्ट रिपोर्ट, ठीक है। शिफ्ट रिपोर्ट को देखते हैं, और रिपोर्ट चेक करें, रिपोर्ट चेक करने के बाद और क्या देखेंगे, इक्विपमेंट, कितना इक्विपमेंट लेके काम कर, इक्विपमेंट्स मतलब क्या है, जैसे कि सवेल और डंपर, ठीक है। कितना ओके है, कितना ब्रेकडाउन है, कितना सही है, ये सब का हिसाब वो रखेंगे उसमें। और कहाँ पर क्या काम काम क्या रहेगा, मतलब माइंस में, ये मान लीजिए माइंस से, ठीक है, ये माइंस है, ये माइंस में मान लीजिए इस बेंच पे काम होगा, ये मान लीजिए 6 नंबर बेंच है, ठीक है, ये 6 नंबर बेंच है, 6 नंबर बेंच पे काम दिया
गया है। ठीक है, 6 नंबर बेंच पे जब काम दिया गया वहां पर क्या काम होगा, ये मान लीजिए यहीं पे आर्म कटिंग होगा। ठीक है, आर्म कटिंग होगा। तो ये सब का काम उनको वहां पर लिखा गया है, यानी जो सुपीरियर अफसर रहेंगे उनको जो काम देंगे उस काम को वो जाके करेंगे। तो उनका फर्ज यही रहेगा, जब वो उनका ये तो पहले इतना रिपोर्ट तो ले लिए, ये रिपोर्ट लेने के बाद जहां पर काम होगा उस एरिया को पहले वो जाके इंस्पेक्शन करेंगे। जैसे कि 6 नंबर बेंच पे जाके ये क्या करेंगे, पहले इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में क्या क्या देखेंगे, इंस्पेक्शन में यही देखेंगे कि जितने भी व्यक्ति वहां पे जाके काम करेगा, जो इक्विपमेंट्स लेके काम करेंगे, उस एरिया को इंस्पेक्शन करने में यही देखेंगे वो वहां पे क्या क्या हजार्ड्स है, क्या क्या हजार्ड से। मैंने सभी वीडियो में ये बताया कि जब भी आपको इंस्पेक्शन करके देखना है किसी भी एरिया को, वहां पे कितना है, क्या हजार्ड देखना है, 6 डायरेक्शन हजार्ड आपको देखना है। ठीक है, 6 डायरेक्शन हजार्ड क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बॉटम एंड टॉप, पहले 4 दिशा को आपको देखना है, ऊपर बाद उसके बाद ऊपर देखना है, नीचे देखना है। अगर उसमें कुछ खतरा आ जाता है, इसमें इस बेंच में क्या खतरा हो सकता है, जैसे कि ऊपर में कुछ हैंगिंग मटेरियल है क्या, कुछ लूज बोल्डर है क्या, जिस बेंच पे आपने काम कर रहे हैं उसके नीचे कुछ अंडरकट है क्या, ये सब खतरा हो सकता है। ठीक है, जब इस टाइप का खतरा वो रहता है, और क्या हो सकता है कि उस रास्ते पे जब गाड़ी चलाएंगे इसमें कुछ गड्ढा है क्या, कहीं बेंच धंस गया है क्या, ये सब आपको देखना आवश्यक है। अगर सेकंड और नाइट शिफ्ट अगर वहाँ पे काम चलेगा तब वहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रॉपर इल्यूमिनेशन है कि नहीं वो देखेंगे। वो देखने के बाद क्या करोगे, जितने भी इक्विपमेंट्स है सभी इक्विपमेंट का सेफ्टी फीचर्स को आपको चेक करना है। सेफ्टी फीचर का क्या चेक करना है, जितना सेफ्टी फीचर सब ओके है कि नहीं। उसके बाद जो ऑपरेटर्स रहते हैं, ऑपरेटर्स ड्राइवर रहते हैं, उन लोगों को आपको सेफ्टी टक देना है। सेफ्टी टक दे के वो अपना क्या करना है, आपको 30 मीटर दूर दूर पे 30 मीटर दूर पर रह के मॉनिटरिंग करना है, और इस तरह से आप वहां पे कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। इसे आपको प्रैक्टिकली में बोलना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका है, तो उसको भी आपने प्लीज देख लीजिएगा जाके। ठीक है, इनको जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग मेट। एक माइनिंग मेट का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, आंसर को कैसे देना है। एक माइनिंग मेट का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन 47 के अंतर्गत में आता है। पहला पॉइंट आपको ऐसा आंसर देना है। नेक्स्ट क्या बोलना है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फॉरमैन उनको दिए गए डिस्ट्रिक्ट को यानी सभी कार्यों के लिए और जिम्मेदार होंगे। मैनेजर हो चाहे असिस्टेंट मैनेजर चाहे फॉरमैन, उनको जिस एरिया में काम दिए गए, जो काम दिए है उस काम के लिए वो खुद जिम्मेदार रहेंगे, नहीं रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। वो अपने रेगुलेशन के तहत पे इंस्पेक्शन करेंगे, और रेगुलेशन 47 और रेगुलेशन 116 के तहत पे वो इंस्पेक्शन करेंगे, नहीं जांच करेंगे। उनके अंडर में जितने व्यक्ति कार्य करेंगे सभी व्यक्ति सभी नियम को पालन करेंगे, ये उनका मानना होगा। ठीक है, कि उनका यह ऑर्डर है कि सभी व्यक्ति उनके अंडर में जितने व्यक्ति काम करेंगे सभी व्यक्ति वो जो बताए होंगे नियम का, सभी नियम को वो पालन करेंगे। जिस व्यक्ति को जिस जगह पर नियुक्त करेंगे वो व्यक्ति वहां पर ही काम करेगा। यदि कोई व्यक्ति उस कार्य को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे वो पाते हैं, तब उस व्यक्ति को वो उसके बारे में अपने ऊपर अधिकारी को बताएंगे। ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए ये माइंस है, ये माइंस में इस एरिया में एक व्यक्ति को काम करने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, इस एरिया में जाकर के ये घूम रहा है, गप्पा मार रहा है। ठीक है, तब इस क्षेत्र में क्या करेंगे, जो माइनिंग रहेंगे ये उसको बोलेंगे, अरे तुमको तो मैंने इस एरिया पे काम दिया था, आप इधर आके क्या कर रहे हैं। तो ये जो बात रहेगा ये सब अपना मैनेजर को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे, देखिए सभी व्यक्ति एक्ट रूल और रेगुलेशन को फॉलो करके काम करेगा। जितने भी व्यक्ति काम करेंगे एक मैनेजमेंट के अंडर में, सभी व्यक्ति जो है एक्ट रूल रेगुलेशन नियम को पालन करके काम करेगा। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, एक मैनेजमेंट के अंडर में कितने व्यक्ति काम करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 75। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए खान में काम करने के समय में किसी व्यक्ति को चोट लगता है तो तुरंत फास्ट एड देने की व्यवस्था करेंगे। माइंस में काम करने के समय में किसी व्यक्ति अगर चोट लगता है तुरंत फास्ट एड देने की व्यवस्था वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्शन करने के समय में कहीं डेंजर का सूचना पाते हैं तब वो तुरंत उस जगह को जाएंगे और फेंसिंग देंगे। अगर माइंस में काम करने के समय में किसी जगह में वो डेंजर का सूचना पाते हैं
तब वो क्या करेंगे, उस जगह को जाएंगे, देखें क्या खतरा है। अगर ज्यादा ही कुछ खतरा रहता है तो वो क्या करेंगे, उसका चारों तरफ फेंसिंग दे देंगे, किसी व्यक्ति को वहां पे नहीं छोड़ेंगे, और जब तक खतरा नहीं टल जाता, नहीं हट जाता, तब तक वो वहां पर मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, खान में काम बांटने के समय बिना एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को किसी एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ ही काम करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, ये बंदा जो है उसको काम के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये इस व्यक्ति को क्या करेंगे, किसी एक एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति के साथ ही काम करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जितना रोड है सभी रोड को मेंटेन करेंगे, करके रखेंगे। एक माइनिंग मेट जो है सभी रोड को मेंटेन करके रखेंगे। जब कुछ इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है तब वो अपने ऊपर अधिकारी को बताएंगे कि उनको जब कुछ चीजों की जरूरत पड़ता है तो वो अपने सुपरवाइजर को बताएंगे कि हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, जहां पर लगातार शिफ्ट चलता है, जहां तक लगातार शिफ्ट चलता है, जब तक उनका रिलीवर नहीं आ जाता तब तक वो खान से हटेंगे नहीं। उनका रिलीवर आने के बाद सभी कार्य को समझा के अपनी मैन्युअल डायरी को भर के अपना ड्यूटी को समाप्त करेंगे। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी आते हैं ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्लास्टर। ब्लास्टर का ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन उनको पूछा गया था। ठीक है, ब्लास्टर का ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन 48 के अंतर्गत में आता है। यही पॉइंट जो है ना आपको हमेशा बोलना चाहिए। ब्लास्टर का दायित्व यही रहेगा कि बारूद का परिवहन कैसे अच्छे से होगा और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एक ब्लास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगा कि अच्छा से बारूद का परिवहन हो, उसके लिए वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबल बन के रहेंगे। उनके अंडर में जितने भी सहायक होते हैं, जो कि उनका हेल्पर्स होते हैं, एक ब्लास्टर का जो हेल्प करते हैं, जो हेल्पर होते हैं, जो उतने भी सहायक होते हैं, और सभी सुरक्षा में कैसे काम करेंगे उसके ऊपर ध्यान देंगे। किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को वो बारूद नहीं देंगे, किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को एक्सप्लोसिव वो नहीं देंगे। ये याद रखना होगा। और ब्लास्टिंग के समय में, जब ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्टिंग के समय प्रचुर परिमाण के माध्यम से वो सब इक्विपमेंट्स है कि नहीं, जैसे कि स्टेमिंग मटेरियल हो गया, स्टेमिंग रोड हो गया, नाइफ हो गया, सब चीजें जो है प्रचुर परिमाण के माध्यम से है कि नहीं, ये भी वो देखेंगे। जब स्टेमिंग का काम होगा तब वो अपना वहां पे वो प्रेजेंट रहेंगे। जब चार्जिंग का काम होता है, स्टेमिंग का काम होगा, वहां पर क्या करेंगे, ब्लास्टर जो है प्रेजेंट रहेंगे। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, अगर मिसफेयर होता है, जब अगर मिसफेयर हो जाता है तो रेगुलेशन 167 को फॉलो करके उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन पूछा गया था क्या, बेंच पैरामीटर। ठीक है, बेंच पैरामीटर का जब बात होता है तो आपको सीधा समझ लेना है, जो बेंच के ऊपर क्वेश्चन आया है ये सीधा रेगुलेशन 106 के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, बेंच के ऊपर रेगुलेशन 106 के अंतर्गत में आता है। ओके, जहां पर अलवेल सेल, मोरम, ग्रावेल, क्ले, मलमा प्रकार का भूमि में एंगल, हाँ, जहां पर इस टाइप का मिट्टी रहता है, अलवेल सोल हो, मोरम हो, ग्रावेल हो, क्ले हो, मलमा हो, इस प्रकार का भूमि में जो है बेंच का जो एंगल रखा जाएगा ना, 45 डिग्री से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। ठीक है, जहां पर खनिज पत्थर और सैंपलिंग फेस स्लोपिंग फेस रहता है, वहां पर बेंच का एंगल जो है 60 डिग्री से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जहां पर खनिज पदार्थ है, जो कि जहां पर मेटेरियल ज्यादा है और वो स्लप के तरफ तौर पे है, तब उस फेस में क्या किया जाएगा, बेंच का जो है एंगल बेंच का जो एंगल रहेगा, मान लीजिए ये क्या है, ये हार्ड फेस, ये एक हार्ड फेस है, तो इसमें जो बेंच का जो एंगल जो आपको रहेगा ना, मान लीजिए ये जो बेंच आपने रखे हैं, इस बेंच का जो एंगल आपने रखेंगे, ये बोल रहा है 60 डिग्री से ज्यादा नहीं रखा जाएगा, जहां पर फ्लोट और रहता है। ठीक है, ये रेगुलेशन 106 में वर्णित किया गया है।
ठीक है। जहां पर खनिज पत्थर और स्लोपिंग फेस रहता है वहां पे बेंच का एंगल 60 डिग्री से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। बेंच का हाइट जो है 6 मीटर से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। ये जो बेंच जो बनाया जाएगा, एंगल तो 60 डिग्री से ज्यादा नहीं रखा जाएगा, लेकिन बेंच का हाइट कितना रखा जाएगा, 6 मीटर से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। जहां पर हाई खनिज पत्थर रहता है तब रीजनल इंस्पेक्टर के परमिशन से 7.5 मीटर तक रखा जा सकता है। ये क्या बोल रहा है, जब जहां पर हार्ड ज्यादा रहता है, जो पत्थर मेटेरियल के ऊपर रहता है, तब उस क्षेत्र में क्या किया जाता है, रीजनल इंस्पेक्टर का परमिशन आने के बाद उसको 6 मीटर से 7.5 मीटर तक आपने बढ़ा के रख सकते हैं। माइंस के एज में 3 मीटर के भीतर कोई भी पत्थर या लूज मेटेरियल नहीं रखा जाना चाहिए। माइंस का जो एज होता है ऊपर भाग में 3 मीटर के एरिया के भीतर कोई भी बड़ा सा पत्थर, लूज मेटेरियल, मिट्टी का गद्दा नहीं रहनी चाहिए। बेंच के कोई भी फेस में कोई भी व्यक्ति जो कि अंडरकट का कार्य नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि अनसेफ एक्ट होगा, जो कि इसे अनसेफ कंडीशन में नहीं रखेगा, जो कि अंडरकट नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो बेंच पैरामीटर का जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतना पॉइंट्स का बोलना ही बहुत आवश्यक है। ये मेन पॉइंट आपको बताना चाहिए। ठीक है। एक मिनट लाइन पे रहिए, थोड़ा एक फोन आया है। डोम सेफ्टी अभी डिस्कस करते हैं। डम सेफ्टी के ऊपर। ठीक है। डंप में कोई इंसिडेंट ना हो, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, डंप में जब काम कार्य आप शुरू करेंगे, डंप में जाके पहले आप क्या करें, इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्शन क्या करेंगे, उसमें हजार्ड्स आपको देखना है। ठीक है। हजार्ड्स क्या क्या आपको देखना है कि डंप के नीचे कोई व्यक्ति तो नहीं होना चाहिए, कोई भी जानवर नहीं होना चाहिए, कहीं क्रैक तो नहीं है, उसमें प्रॉपर बर्म है कि नहीं, ये सब आपको पहले जाके देखना है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, नेवर ओवरलोड द रोटेशन ऑफ द ट्रक बेड। ट्रक को कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए। ठीक है। और उसको ऐसी जगह पे, आपको लेवल जगह पे रख के ही उसको अनलोड करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, डंप ऑन लेवल ग्राउंड। डंप करने के लिए आपको हमेशा लेवल ग्राउंड के हिसाब से भी आपको डंप करनी चाहिए। ठीक है। अवेयर सॉफ्ट और सरफेस, सर जहाँ पर सॉफ्ट रहता है, जैसे कि आपको गाड़ी लेके जा रहे हैं, कुछ जगह सॉफ्ट है, वहां पे आप लेके जा रहे हैं तो गाड़ी टिपर हो जाएगा, धस जाएगा, तो इस एरिया में बिल्कुल आपको डंप नहीं करना है, डंपिंग नहीं करना है। ठीक है। आपको ये देखना है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डंप का सेफ्टी के बारे में पूछा जा रहा है, डंप कहाँ पे बनाते हैं, तब और दूसरा आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, डंप कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक है। डंप, ये आपको पता है डंप कहाँ पे करना चाहिए। ठीक है। डंप जिस एरिया को, मान लीजिए आप एक एरिया को बैक फिलिंग कर रहे हैं, कुछ भी जहाँ पर और नहीं रहता है, ठीक है, जहाँ पे आराम नहीं रहता है और नहीं रहता है, वहां पर आपको पहले चूज करना है कि इसका नीचे में माल तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले जियोलॉजिकल रिपोर्ट देता है कि इसमें माल मेटेरियल नहीं है। और क्या है, जियोलॉजिकल रिपोर्ट आने के बाद इसको आईबीएम आके चेक करते हैं। ठीक है। आईबीएम चेक करने के बाद ऑपरेशन थे, हाँ यहाँ पे हम डंप कर सकते हैं। और क्या देखें कि वहाँ पे जहाँ पर आप डैम बनाएंगे वहाँ पर जैसे कि कोई पानी का स्रोत तो नहीं है, कहीं पानी तो आने का चांसेस नहीं है, ये आपको ये देखना है पहले। ठीक है। और ओवरऑल लाइन भी वहां पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। इस और काफी सारा पॉइंट है, ये डंप के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। तो हमारा टॉपिक क्या था, डंप का सेफ्टी के ऊपर। अवॉइड सॉफ्ट सरफेस को हमें अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट एग्जिट द कैंप व्हाइल डंपिंग। आपको क्या करना है, डंपिंग जब करना है हमेशा इन डंप ही करना चाहिए, इन डंप ही करना चाहिए। ठीक है। आपको आउट डंप नहीं करना चाहिए। नेवर डंप नियर पीपुल और अदर व्हीकल्स। जब डंपिंग होता है, डंपिंग करने का समय पे वहां पर डंप का नजदीक में किसी को जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है। जब डंप, मान लीजिए डंपर क्या कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, जब अनलोड कर रहे हैं उसको कुछ भी इशारा देना है, जो भी करना है
उसके नज़दीक में जाके आपको नहीं देना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया, पहले क्या करना है, इंस्पेक्शन आपको डंप करना चाहिए, डंप को अच्छा से इंस्पेक्शन करना चाहिए। प्लेसमेंट और डंपिंग आपको कंफर्मेशन होना है कि डंप करने से पहले आपको कंफर्म होना है कि हाँ ये कुल सही है, अभी हम डंप कर सकते हैं। प्लेइंग ऑफ डंपर ऑन डंप एरिया, आपको डंपर को क्या करना चाहिए, पहले खाली डंपर को वहां पर प्ले करके देखेंगे कि हाँ अब सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। डंपिंग द मेटेरियल, आपको क्या करना चाहिए, डंप को उसके बाद मेटेरियल को डंपिंग करना चाहिए। जब भी करना है इन डंप आपको करना चाहिए। रनिंग ऑफ वाटर स्प्रिंकलर, जैसे कि डंप में ज़्यादा धूला ना उड़े इसलिए आपको वाटर टैंकर का भी व्यवस्था की जानी चाहिए। और ज़्यादा बारिश होने के कारण की वजह से उस पानी डंप को कहीं धस ना जाए, इसीलिए आपको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी करना होगा। इतना था आपका डंप का सेफ्टी ऊपर। अभी हम डिस्कस करते हैं होल्डर का सेफ्टी के ऊपर, ठीक है। इसका सब पॉइंट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। होल्डर के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूं, जैसे कि आप सबको पता है, जहां पर होल्डर को जितना आप ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा कर्व, ज्यादा होल्डर में टर्निंग नहीं रहना चाहिए, ज्यादा टर्निंग होल्डर में नहीं रहो, ऐसा आपको बनाना होगा, ठीक है। ये तो ज्यादा जो टर्निंग था ऐसा आपको अवॉइड करना है, कि इसे जितना हो सके पूरा सीधा ही आपको होल्डर बनाना चाहिए, ठीक है। ये भी बोल रहा है कि 30 मीटर के ये पे आपको रेडियस पे ही आपको नहीं बनानी चाहिए, जो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ कर्व, जितना कम हो सके, मैं जैसे बताया, जितना कम हो सके उतना ही आपको टर्निंग पॉइंट रखना है। 30 मीटर तक जैसे आपको अच्छा से विजिबली दिखाई दे, कोई भी दिक्कत ना, कोई भी जब ड्राइवर को, कोई ऑपरेटर को दिक्कत ना हो, 30 मीटर तक उसको अच्छा से दिखा देना चाहिए। रोड को ऐसे पैराबोलिक प्रोफाइल सिस्टम से बनाना होगा जो कि उसमें अच्छा से हो पाएगा, कोई इसमें जैसे कि पानी जमा होकर नहीं रहेगा, अच्छे से मेंटेन रहेगा। उसका ग्रेडियंट जो रखा जाता है उसको 1:16 करके उसको मेंटेन किया जाएगा। और होल्डर के ऊपर कोई दिक्कत ना हो इसलिए लाइट व्हीकल के सेपरेट व्हीकल आपको लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। और ड्राइवर और होल्डर के बीच में क्या करना चाहिए, प्लांटेशन के मिडिल पॉइंट में बना देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, गुड लाइटिंग की व्यवस्था करना चाहिए। और डस्ट को कंट्रोल कैसे होगा उसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। और वहाँ पे डिस्प्ले भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि साइन बोर्ड सब है, जो सिंबल होता है स्पीड लिमिट, पार्किंग स्पेस, etc, ये सब आप लगा सकते हैं। वहाँ पे कन्वेक्स मिरर भी आप लगा सकते हैं, जहाँ पर एक्चुअली ब्लाइंड साइड रहता है, आपको अच्छे से दिखे नहीं तो टर्निंग पॉइंट रहता है, वहाँ पे आपको कन्वेक्स मिरर भी लगाने का व्यवस्था की जानी चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। प्रोविजन ऑफ सेफ्टी वे फॉर escape वे एंड whenever the brake of a dumper fail it is directed to escape way। ये क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए आपका ये होल्डर होता है, ठीक है। होल्डर का साइड में क्या करना चाहिए, इसमें पूरा बालू रखना चाहिए, पूरा बालू भर कर रखना चाहिए, ठीक है। इसमें अच्छा से पूरा बोर में दे के रखना होगा, क्योंकि मान लीजिए इससे गाड़ी अगर चला जाता है, पार हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, यहीं पे जाके गाड़ी जो अटक जाएगा, ठीक है। होल्डर को जो कि एक्सपीरियंस फॉरमैन रहेंगे वही मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। होल्डर को एक माइनिंग फॉरमैन जो है एक्सपीरियंस पर्सन वही मेंटेनेंस करेंगे, वो मॉनिटरिंग करेंगे। होल्डर का दोनों साइड में आपको ड्रेनेज सिस्टम करना होगा, ठीक है। उसको प्रत्येक दिन इंटरवल के समय पे ग्रेडिंग और कॉम्पैक्टिंग, आपको जैसे कि कहीं पे गाढ़ा हो गया, होल हो गया, तो उसको अच्छा से पेचिंग करना चाहिए, मोरम डालना होगा, जो भी आपको रेडी करके आपको इंटरवल के टाइम पे करना होगा। प्रॉपर हाउसकीपिंग आपको अच्छा से उसको मेंटेन करके सजा के रखना होगा, ठीक है। काफी बड़ा चैप्टर हो गया, इसको पार्ट और नेक्स्ट एक वीडियो में हम भी अपलोड करेंगे। अभी आते हैं एचईएम सेफ्टी। एचईएम जो कि हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का जो सेफ्टी फीचर्स है, वो सेफ्टी फीचर्स को आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक झलक देख लीजिए। जैसे कि पहले डंपर का ऑडियो विजुअल अलार्म होगा, रियर व्यू रियर व्यू कैमरा होना चाहिए, ठीक है। ये मिरर हो गया, रियर व्यू कैमरा हो गया है। और फिर प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस हो गया, ऑटोमेटिक हीट एंड फायर सेंसर हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, कैनोपी हो गया, सीट बेल्ट हो गया, फिर ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, फिर इमरजेंसी स्टीयरिंग लॉक डिवाइस है, सर्विस ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक है, इमरजेंसी ब्रेक है, हेडलाइट है, रिवर्स लाइट है, साइड इंडिकेटर है,
प्रोफेलर सॉफ्ट गार्ड है, ऑटोमेटिक बॉडी लॉक है, एसी कैबिन होना चाहिए, वाइफर होना चाहिए, फॉग लाइट होना चाहिए। इतने का फीचर आपका रहना चाहिए डंपर में। अभी आते हैं एक्सकवेटर लैडर के ऊपर। सीट बेल्ट होना चाहिए, ऑपरेटर केबिन एसी होना चाहिए, ऑडियो विजुअल अलार्म होना चाहिए, फायर एक्सटेंशन एंड वायरिंग सिस्टम होना चाहिए, सेफ्टी वाल्व इन हाइड्रोलिक टैंक का होना चाहिए, वेफल प्लेट होना चाहिए, ऑल फंक्शन कट ऑफ स्विच होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम की व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी डिस्कस करते हैं ड्रिल मशीन के ऊपर। ड्रिल मशीन का क्या होना चाहिए? ऑपरेटर का केबिन जो होता है एसी होना चाहिए। पहले क्या होता था, उसका कंप्रेसर अलग रहता था, ड्रिलिंग ये इक्विपमेंट अलग रहता था। ऐसा नहीं है, अभी जो है एक ही जगह पे रहेगा, उसका केबिन जो रहेगा एसी सिस्टम रहेगा। ठीक है। डस्ट कलेक्शन और सप्रेशन सिस्टम रहनी चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ऑफ ऑपरेटर के होने चाहिए। सेफ्टी वाल्व एयर टैंक होनी चाहिए। हार्लिक टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ एयर टैंक होनी चाहिए। इमरजेंसी स्विच होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है क्रशिंग एंड स्क्रीन प्लांट के ऊपर। वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम होना चाहिए, फ्री स्टार्ट सिग्नल होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, सिग्नल ऑपरेशनल सिस्टम होना चाहिए, ओवरहेड ट्रिप डिवाइस होना चाहिए, फेंसिंग एंड गार्ड होना चाहिए, सेफ्टी लैडर होनी चाहिए, ऑटोमेटिक हीट एंड फायर सेंसन एंड सप्रेशन सिस्टम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एसओपी के बारे में उनको भी पूछा गया था, एसओपी क्या होता है, एसओपी क्यों बनाया जाता है। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। एसओपी क्यों बनाया? कोई भी कंपनी अभी एसओपी की बात करता रहता है, एसओपी क्यों बनाया, इसका मैं बोल रहा हूँ, इसका एक कहानी है। क्या है, पहले जमाने में क्या होता था, जो भी जितने भी मिस्त्री होते थे, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑपरेटर है, कोई भी हेड मिस्त्री है, उसको एक काम के बारे में पता रहता था। मान लीजिए कोई भी मशीन जो ब्रेकडाउन हो जाता था, जो ब्रेकडाउन हो जाता था, उसको वो ऑपरेटर को ही पता रहता था, ये आके उसको रिपेयर करेगा, यानी मेंटेनेंस करेगा। ठीक है। ये ऑपरेटर का भी ये एक खूबी था कि मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर पाएगा, ये जो काम है मेरे अलावा ये कोई नहीं कर पाएगा, और ये मैं किसी को बताऊंगा नहीं। ये अपना एक ठो ताव में रहता था। ठीक है। ये किसको सिखाता भी नहीं था कि वो क्या करता था, वो अपना ड्यूटी जब खत्म होता था, मान लीजिए ए शिफ्ट ड्यूटी उनका चल रहा है, वो क्या करते हैं, ज्यादा मुझे और ड्यूटी मुझे करना बोल के ओटी 20 मिनट में रहूंगा, ओटी करूंगा, मशीन को कुछ कर देता हूँ, ऐसा करके वो चले जाते थे। फिर उनको बुलाया जाता था, काफी सारा, और बहुत परेशान होते थे। तो जैसे कि वो नहीं होने, वो डिपेंडेंट बेसिस पे हो जा रहा था। तो उस टाइम कंपनी क्या किया, एक कैमरा लगा दिया। ठीक है ना, उनको बोला कि इस काम हो रहा है, इसके ऊपर एक तो कैमरा लगा दिया। कैमरा उसको पता नहीं, तो ये जो काम कर रहे हैं सभी काम कैप्चर हो गया। पहले कहाँ कौन सा वाला साइज पाना कर लिए हैं, कौन सा बोल्ट को खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टोटल जो रिकॉर्ड हो गया। तो उसी का बेसिस पे ये जो ब्रेकडाउन होता है सभी का वो कैच करके एक तो नियम बना दिया, जो कि उसको एसओपी कहा जाता है। ठीक है। कोई भी कार्य को सुरक्षा के प्रणाली में खत्म कर लेने का प्रणाली को ही एसओपी कहा जाता है। ठीक है। एसओपी बहुत सारा का एसओपी होता है। एसओपी के ऊपर हम ऑलरेडी एक एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है। लेकिन इतना ही आपको बताना चाहिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो को वहीं पे समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, जो कि शुभम कुमार जी हमें रिक्वेस्ट किए होते कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। ये पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि काफी इस सभी को डिस्कस करने से मेरा गला भी दर्द दे रहा है। ठीक है। पार्ट 2 वीडियो, ये वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके साथ भी एक हादसा हो सकता है, आपको भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। धन्यवाद।